हाउ टू कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज़, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर ये सेशन सजाया गया है। और ये खूबसूरत सा सेशन सजाया गया है बाय हाफिज़ मोहम्मद उस्मान अतारी साहब, द प्रिंसिपल ऑफ स्टेनोग्राफर्स अकेडमी। अल्लाह पाक मोटिवेशनल स्पीकर हाफिज़ मोहम्मद उस्मान अतारी साहब की इज़्ज़तों में, अमल में, इल्म में इजाफ़ा फरमाएँ, ताकि वो हमें इस तरह डिफरेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से अपने व्यूज़ और अपने सजेशन से इस्तेफ़ादा करें और हमारी सलाहियतों में निखार पैदा कर सकें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर आज ये डिस्कशन होने वाली है, हाउ टू कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज़। इसके लिए मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि स्टैंडिंग ओवेशन के साथ इस्तकबाल किया जाए द वन एंड ओनली मोटिवेशनल स्पीकर हाफिज़ मोहम्मद उस्मान अतारी साहब, प्रिंसिपल ऑफ स्टेनोग्राफर्स अकेडमी। अस्सलाम वालेकुम, सारे कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पे एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उसे 10 नेकियां अता फरमाता है, उसके 10 गुनाह मुआफ़ फरमाता है और उसके 10 दराजात बुलंद फरमाता है। आपने सुनी होगी, बहुत कॉमन सी हदीस पाक है। तो इसलिए दुरूद पाक की कसरत किया करें। देखिए, जब आप कोई नेकी करते हैं तो आपका राइट साइड वाला फरिश्ता जो है वो आपकी नेकी को नोट करता है, और जब गुनाह करते हैं फिर लेफ़्ट वाला आपकी बुराई को, आपकी जो आपने गुनाह किया होता है उसको लिखता है। लेकिन दुरूद पाक एक ऐसी प्यारी इबादत है कि जब आप दुरूद पाक पढ़ते हैं तो दोनों फरिश्ते एट अ टाइम काम करते हैं। राइट वाला आपकी नेकियां लिख रहा होता है और लेफ़्ट वाला आपके गुनाहों को मिटा रहा होता है। तो एक दफ़ा मिल के दुरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज का क्या टॉपिक था हमारा जी? हाउ टू कंसंट्रेट ऑन स्टडी। इसके लिए ना 2 चीज़ें बहुत अहम हैं। एक तो आपकी नीयत का होना, दूसरा पढ़ाई में आपकी दिलचस्पी का होना। देखें, एक ऐसा बच्चा जिसकी पढ़ने की नीयत ही नहीं है, ठीक है, जिसको पढ़ाई से कोई लगाव नहीं है, उसके घर वालों ने उसको एकेडमी ज़बरदस्ती भेजा है, वो बैठा तो यहाँ हुआ है लेकिन उसका ध्यान अपनी लैला की तरफ है तो मुझे बताएं उसका कंसंट्रेशन से क्या लेना देना है? उसको हम जितने मर्जी टिप्स दे दें कोई फ़ायदा नहीं होगा उसको, ठीक है ना। अच्छा, अब स्टूडेंट का वर्ड हमने यूज़ किया, तालिबे इल्म। तो मुझे बताएं कि तालिबे इल्म का मतलब क्या होता है? इल्म की तलब करने वाला। तो इल्म जो है ना वो किताबें पढ़ने से नहीं आता, नोट्स को रट्टा लगाने से इल्म नहीं आता, ना यूट्यूब पे रिसर्चेस करने से इल्म आता है। इल्म आता है प्यास से। घोड़ा है ना, घोड़े को प्यास लगी होगी, आप उसके सामने पानी रखें, वो गर 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 सारा पी जाएगा। और अगर उसको प्यास ना हो फिर आप सब मिल के उसको पानी पिला सकते हो? नहीं पिला सकते। तो इसी तरह जिसको इल्म की तलब नहीं ना होती, इल्म की प्यास नहीं होती, उसको आप 100 प्रोफेसर्स के दरमियान भी बिठा देंगे ना तो उसको एक लफ्ज़ भी नहीं सीखने को मिलेगा, क्योंकि उसकी नीयत ही नहीं है पढ़ने की, ठीक है ना, उसका इरादा नहीं है, उसको दिलचस्पी ही नहीं है तालीम के अंदर, इल्म हासिल करने के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं है। तो अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि पढ़ाई में दिलचस्पी पैदा करनी है। अब दिलचस्पी पैदा कैसे होगी? कौन बताएगा? पढ़ाई में कैसे दिलचस्पी पैदा होगी? पढ़ाई में दिलचस्पी पैदा करनी है तो आपको स्टडी के बेनिफिट्स का पता होना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ ना ये बड़ा गलत कंसेप्ट है। हम समझते हैं कि नौकरी करनी है तो तालीम हासिल करनी है नौकरी के लिए। आपने कभी सुना किसी ने PhD इसलिए की हो कि वो अब्बू की दुकान अच्छे तरीके से चला सके? या किसी ने CA CCA इसलिए किया हो कि वो जो है अपने अब्बू की फैक्ट्री या कोई बड़ा बिजनेस है अच्छे तरीके से संभाल सके? कभी सुना हो? मैंने तो वैसे कभी नहीं सुना, हो सकता है कोई हो भी तो रेयर केस, कोई एक का दुका। वैसे आम रूटीन में हमारे यहाँ यही कंसेप्ट है कि नौकरी करनी है तो तालीम हासिल करनी है। ये गलत कंसेप्ट है। देखिए, पढ़ा लिखा इंसान वो जॉब करे, वो कारोबार करे, वो जिस मर्जी फील्ड में जाए दुनिया की, वो अनपढ़ इंसान से हर लिहाज से बेहतर ही होता है, ठीक है ना। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि एक पढ़ा लिखा इंसान है, वो एक अच्छा बिजनेसमैन है, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं उसका सारा कुछ तबाह बर्बाद हो जाता है, उस पर कोई ऐसी आजमाइश आती है, उसकी फैक्ट्री को आग लग जाती है, उसका बैंक कुछ भी नहीं बचता, सिफर हो जाता है वो, लेकिन फिर भी उसको एक होप तो होगी ना, उसे पता होगा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास तालीम है, मेरे पास डिग्री है, कम अज़ कम मैं भीख तो नहीं मांगूंगा, जाके नौकरी करके गुजारा कर सकता हूँ अपना, कल को अल्लाह और देगा तो फिर अपना बिज़नेस जो है वो एस्टेब्लिश कर लूँगा। लेकिन इसके बरक्स अगर कोई अनपढ़ इंसान हो और यही हादसा उसके साथ पेश आए और वो सिफर हो जाए बिल्कुल, अब वो तो बेचारा हैंड टू माउथ हो जाएगा, या तो मांगने पे मजबूर हो जाएगा या फिर कोई मेहनत मजदूरी करेगा। तो ये फ़र्क है एक पढ़े लिखे इंसान में और एक अनपढ़ इंसान के अंदर।
अच्छा, इसी तरह आप ना शॉर्ट हैंड की एग्जांपल ले लें। अब अक्सर बच्चे आगे कहते हैं कि हम जब पढ़ने लगते हैं, शॉर्ट हैंड कर रहे होते हैं तो दिल नहीं लगता, पढ़ते हैं तो नींद आना शुरू हो जाती है, दिलचस्पी पैदा नहीं होती, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो एक पेपर पकड़ें, उस पर शॉर्ट हैंड के सारे बेनिफिट्स लिखना शुरू कर दें। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पूरे गवर्नमेंट सेक्टर में, पूरे पाकिस्तान में, ये स्टेनोग्राफर की एक वाहिद जॉब है जो इंटर पे 15वां स्केल है, पहली बार, ठीक हो गया। और दूसरा, इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में कोई ऐसी जॉब नहीं है जो इंटर पे 15वां स्केल हो। इवन के जो 13 स्केल की, 14 की भी आती हैं, उसमें भी ग्रेजुएशन मांगी होती है। दूसरी बात, 100% मेरिट। ये जितनी पिक्चर्स आप पीछे देख रहे हैं ये फेक नहीं लगी हुई, ये सब बच्चे मेरिट पे लगे हैं और इन्होंने किसी ने इनमें से 1 रुपया भी नहीं दिया, ना किसी ने कोई सिफारिश करवाई है। अपनी मेहनत पे, अपने बलबूते पे ये सब लगे हैं, सब ने अपनी मेहनत करके जॉब हासिल की है। नेक्स्ट, सैलरी पैकेजेस की बात करें आप तो बेहतरीन पैकेजेस हैं। अभी पीछे अकेडमी में से जो स्टूडेंट लगे हैं FIA में, 90 हज़ार रुपया सैलरीज ले रहे हैं। आपके डॉक्टर्स को इतनी तनख्वाह नहीं मिलती MBBS करने के बाद जितना वो स्टेनोग्राफर, 14 स्केल है, स्टेनोटाइपिस्ट FIA में 90 हज़ार रुपया उसकी सैलरी है। हाई कोर्ट्स में चले जाएँ, 1.5 लाख रुपया, 1,20,000, 1,30,000 तक सैलरीज हैं। 20 में, 21वें स्केल तक प्रमोशन है। तो जब ये बेनिफिट्स आप सारे अपने सामने रखेंगे तो दिलचस्पी खुद ही पैदा होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। लालच तो हर बंदे को होती है ना, कि नहीं होती। जब फ़ायदे नज़र आ रहे होंगे ना, फिर दिलचस्पी पैदा होगी, और दिलचस्पी पैदा होगी तो अंडरस्टूड सी बात है कि कंसंट्रेशन भी पैदा हो जाएगी। नेक्स्ट, आपने कोशिश करनी है कि जब फील्ड अपनी चूज़ करनी है ना, वो हमेशा अपनी मर्ज़ी से चूज़ करें। कोशिश करें जब आप फील्ड का इंतखाब करने लगे तो अपने दिल से पूछें कि आपका दिल क्या कहता है, आपको कौन सी चीज़ पसंद है। ये जो फील्ड का इंतखाब है ना, ये आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा इंतखाब होता है, एक ऐसा फ़ैसला होता है कि जिसके नताइज आपको पूरी ज़िंदगी भुगतना पड़ते हैं। अगर तो आप सोच समझ के फ़ैसला करेंगे, एक अच्छा इंतखाब करेंगे तो सारी ज़िंदगी खुश रहेंगे, अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड रहेंगे। लेकिन अगर गलत फ़ैसला करेंगे या गलत इंतखाब करेंगे तो सारी ज़िंदगी पछताते ही रहेंगे, अपनी लाइफ से मुतमईन नहीं रहेंगे। तो जब भी आपने अपनी फ़ील्ड का इंतखाब करना है तो अपने पैशन को मद्देनज़र रखते हुए अपनी फ़ील्ड का इंतखाब करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, ये भी एक बड़ा ट्रेंड है हमारे यहाँ पे। चाचू आएंगे वो कहेंगे FA कर ले, मामू आएगा नहीं तू छोड़, तू DCOM कर ले। मतलब हर कोई अपनी अपनी मिसालें और अपनी अपनी जो है वो मशवरे देता है हमें। अच्छा, इधर क्या करना है, जब मैंने आपको पहली बात तो ये की ना कि अपनी मर्ज़ी से आपने खुद सोच समझ के फ़ैसला करना है अपने करियर का, ठीक है। फील्ड अपनी खुद ही सिलेक्ट करनी है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप होमवर्क किए बगैर, किसी से मशवरा किए बगैर, अपने पैशन को मद्देनज़र रखे बगैर आप फील्ड को ही चूज़ कर लेते हैं। अब सामने वाला आपको मशवरा दे रहा होता है लेकिन आप उसकी सुनते कोई नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि आपने फ़ैसला किया। आप समझते मैंने सही फ़ैसला किया, बस मैंने FA का सोचा तो बिल्कुल सही सोचा। अब अगर ऐसी सिचुएशन आए तो उसको कैसे टैकल करेंगे आप, कोई बता सकता है? आप एक पेपर पकड़ें और दोनों को कंपेयर कर लें। आप FA करने लगे थे, चाचू आए, उन्होंने कहा बेटा FA तो बिल्कुल सिंपल है यार, कोई DCOM करो या कोई FSC करो, प्री मेडिकल कर लो, प्री इंजीनियरिंग, या जो भी उसने आपको मशवरा दिया। पेपर पकड़े, एक तरफ FA के सारे बेनिफिट्स लिखें, एक तरफ जो उन्होंने आपको किसी ने सजेस्ट किया, DCOM किया, FSC, ICOM या जो भी आपको सजेस्ट किया उसके बेनिफिट्स लिखें। तो उम्मीद है कि जब आपके सामने दोनों चीज़ों को फ़वाइद आ जाएंगे तो फिर आपके लिए फ़ैसला करना आसान हो जाएगा। फिर आप इजीली डिसाइड कर लेंगे कि कौन सी चीज़ मेरे लिए बेहतर है, आया कि FA जो मैंने डिसाइड किया था वही बेहतर है, यहाँ के जो मुझे DCOM या FSC बताई जा रही है वो बेहतर है। हाँ, अब जब आपने होमवर्क कर लिया, उसके ऊपर आपने मशवरा कर लिया, आपने सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फैसला कर लिया कि मैंने ये चीज़ करनी है, फिर आपने डट जाना है उसके ऊपर। फिर ये नहीं कि फिर कोई आए और आपको कहे यार वो FA ही ठीक था, कम अज़ कम आराम से पास हो जाता ना, वो तो FSC रख लिया, उन सपनियाँ आनी है तेरियाँ, अब फिर छोड़ के फिर FA की तरफ टूट पड़ना है। ये काम नहीं करना आपने। जब फैसला कर लिया सही तरह होमवर्क करके, फिर आपने उस पर डट जाना है। अगर लोगों की सुनेंगे ना तो किस किस की सुनेंगे मुझे बताएं। हर बंदे की अपनी सोच है, उसका अपना नॉलेज है, वो उसको उस अपनी सोच के मुताबिक आपको मशवरा देता है। लोगों की मिसाल तो अक्सर आपने देखा होगा, मिसाल बड़ी मशहूर है, लोग देते हैं कि एक बाप और बेटा ना गधे के साथ जा रहे थे तो लोगों ने देखा ना तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया यार कितने बेवकूफ़ हैं, गधा लिया हुआ है फिर भी पैदल जा रहे हैं। अच्छा, अब बाप जो है वो गधे पे बैठ गया। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कैसा बाप है, बेटा पैदल जा रहा है और ख़ुद जो है वो गधे पे बैठा हुआ है। अब बाप नीचे उतरा, उसने बेटे को बिठा दिया। अब लोगों ने कहा जी बेटा देखो कैसा नाफरमान है, बाप पैदल जा रहा है, खुद गधे पे बैठा हुआ है। अब दोनों बैठ गए गधे के ऊपर। अब उन्होंने कहा जी कितने जालिम है, देखो गधे के ऊपर कितना बोझ डाला हुआ है। अच्छा, अब दोनों नीचे उतर गए, फिर दोबारा यही कहना शुरू कर दिया ओ पागलों खोता लिता का दिया थे जी, बहना ही नहीं। आप शादियों पे चले जाएं, वहाँ पे भी आपको ये देखने को, अगर आप शादी पे जाते हैं आपको 50 खाने को मिलते हैं, आप खाते हैं, बड़ा खुश होते हैं, बड़ा मज़ा आता है। जब मीठे की बारी आती है तो फिर नहीं आ जाती आगे। अब कहने वाले वहाँ पे भी कहते हैं यार बाकी सब तो इससे बेहतरीन सी, पर जो गाजर का लोन था ना तो चास आई जानी थी। तो इसलिए जो है ना वो लोगों की नहीं सुननी, मेरी बात समझ गए ना।
वो किसी ने बड़ी प्यारी बात की है ना, उसने क्या कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो ये ना सोचेंगे लोग क्या कहेंगे, ये सोचेंगे आपके बच्चे क्या कहेंगे। आपके बच्चे कहेंगे मेरे बाप ने सारी ज़िंदगी यही सोचते सोचते गुजार दिया कि लोग क्या कहेंगे। तो लोगों की फ़िक्र नहीं करनी है आपने, खुद जो डिसाइड किया उस पर डट जाना। फिर वो जब तक आप मंजिल तक नहीं पहुँचते आपने उससे पीछे नहीं हटना। नेक्स्ट आपने कोशिश करनी है कि गोल सेट करके पढ़ा करें। जो बच्चा गोल सेट करके पढ़ता है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा अच्छी होती है, पढ़ाई में उसकी तवज्जो रहती है, फोकस स्टडी कर पाता है वो, ठीक है ना। जैसे आपने एक बच्चा उसने डिसाइड किया मैंने मैट्रिक में टॉप करना है। अब उसको जो समझदार बच्चा है उसको कम से कम इतना तो पता होगा ना कि मैं रात को सोता हूँ तो सुबह उठता हूँ, तो सुबह उठने से टॉप नहीं हो जाना, उसके लिए मुझे पापड़ वेलने पड़ेंगे, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर ये सोचा होगा कि सिर्फ पास होना है तो फिर कैसे कंसंट्रेशन कर पाएंगे, फिर तो फोकस नहीं कर पाएंगे ना। जब भी पढ़ने बैठेंगे जहन में यही आएगा यार कोई बात नहीं, पास होना कौन सा मुश्किल काम है, थोड़े से नंबर चाहिए, 33 नंबर चाहिए, पास हो जाएंगे, कोई बात नहीं, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो एक तो गोल सेट करके पढ़ा करें और लाइफ में ना प्रोग्रामिंग भी करना सीखें। आप फ़र्ज़ कर लें कि आप कश्मीर जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा है, आप गाड़ी की पिछली सीट पे बैठे हुए हैं। अच्छा, अब राइट साइड पे देखते हैं खूबसूरत पहाड़ियाँ, लेफ़्ट साइड पे देखते हैं सब्ज़ा सब्ज़ा पहाड़ियाँ, कितना अच्छा लगेगा। सामने देखते हैं बेहतरीन सा कारपेटेड रोड है, अच्छा लगता है ना, लेकिन कितनी देर अच्छा लगेगा, 10 मिनट, 15 मिनट, घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, उसके बाद नींद आने लग जाएगी, बोर होना शुरू हो जाएंगे। फिर आपका दिल करेगा या तो मैं मोबाइल निकाल के फेसबुक यूज़ कर लूँ या मैं सो जाऊँ, नहीं तो ड्राइवर को बार बार पूछते हैं भाई कितना रास्ता रह गया। और इसके बरक्स अगर आप खुद ड्राइविंग सीट पे होते हैं फिर सिचुएशन चेंज होती है, फिर आप डिस्ट्रैक्शन वाली हर चीज़ को अपने से दूर रखते हैं। मोबाइल बोलता है काट के साइड पे रख देते हैं, भूख लगी होती है तो बर्दाश्त करते हैं, ठीक है ना। सामने से जो गाड़ी आ रही है उनका भी ध्यान रखते हैं, हर साइन बोर्ड का ध्यान रखते हैं, जहाँ जहाँ पे टर्न आ रहा है उसका भी ध्यान रखते हैं। फोकस है ना, आपकी एक मंजिल है, आपको पता है कि मैंने 8 घंटे में, 60 घंटे में, या जितनी देर का भी आपका सफ़र है कि मैंने इस मंजिल पर इतनी देर में पहुँचना है, आप पूरे फोकस के साथ चलते हैं। तो एक तो गोल सेट करके प्रोग्रामिंग करके आपने अपनी मंजिल पे निकलना है। नेक्स्ट जो आपने काम करना है वो अपनी लाइफ से हर उस चीज़ को निकाल दें जो डिस्ट्रैक्शन की वजह बनती है। देखें एक ऐसा बच्चा जो सारा दिन मोबाइल पे गेम्स खेलता रहता है और फेसबुक पे एक खूबसूरत लड़की से बातें करता है जिसका नाम शफकत है, और 3 महीने के बाद पता लगता है कि वो बीबी शफकत नहीं बल्कि मियाँ शफकत था। अब मुझे बताएं, वो तो जब भी पढ़ने के लिए बैठेगा उसके ज़हन में तो यही आएगा ना कि शफकत ने मेरे तो शफकत नहीं की थी, आएगा कि नहीं आएगा। अब आप अपने मोबाइल उठा के देख लें, हमने कितनी एक्स्ट्रा ऐप्स की हुई अपने मोबाइल में। फेसबुक हम यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वो स्नैक वीडियो, टिकटॉक, कोई ऐप नहीं हमने छोड़ी। ये सारी जो ये जितनी ऐप्स आपने की हुई ना, इसकी वजह से आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते अपनी स्टडी के ऊपर। इंडिया का ना एक टॉपर था, आईसीसी टॉपर सर्वेश मेहतानी, उसने जब टॉप किया ना तो उससे मीडिया पर्सन ने पूछा कि आपने ये जो 2 साल का प्रोग्राम सारा किया पर आपने इस अरसे के दौरान सोशल मीडिया कितना यूज़ किया। उसने कहा मैंने इस 2 साल के दौरान थोड़ा सा भी सोशल मीडिया यूज़ नहीं किया, बिल्कुल कट ऑफ कर दिया मैंने। यानी जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं उनको पता होता है कि ये चीज़ें सबसे ज़्यादा हमें डिस्टर्ब करती हैं, इनकी वजह से हम फोकस ही नहीं कर पाते पढ़ाई के ऊपर। तो अब आपने काम क्या करना है, मोबाइल पकड़ना है, उसमें से जितनी एक्स्ट्रा ऐप्स हैं उनको अनइंस्टॉल कर देना। अच्छा, मुझे आज तक ये नहीं समझ आई कि फेसबुक के ऊपर एक स्टूडेंट का क्या काम है कोई काम? मुझे तो नहीं समझ आती। यहाँ तो चलो आपका कोई इंटरनेट मार्केटिंग से लिंक है, कोई बिज़नेस आप चला रहे हैं उसके ऊपर फिर तो समझ आती है। 10 मिनट के लिए मोबाइल पकड़ लेना तो 2 घंटे कैसे गुजरते हैं हमें पता नहीं चलता। तो जो सी ज़रूरी ऐप्स है वो आप करें, बाकी छोड़ दें आप, और जो ज़रूरी भी हैं उनमें से भी कोशिश करें कि आधे से ज़्यादा ऐप्स के आप नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दें, उससे ज़्यादा अच्छी कंसंट्रेशन हो जाएगी आपकी, ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। रोक दें। अच्छा, नेक्स्ट जो आपने काम करना है ना, मल्टीटास्किंग से बचना है। अगर कामयाब होना है ना तो एक वक्त में सिर्फ एक काम। हम क्या करते हैं, स्टडी भी कर रहे हैं, साथ में लैपटॉप भी यूज़ हो रहा है, साथ में वो जो आजकल लूडो स्टार चली हुई है नाल पंगे भी ले रहे हैं सारे, हर नोटिफिकेशन आ रहा है, व्हाट्सएप पे भी चेक कर रहा है क्या आ रहा है। इस तरह कभी भी नहीं कंसंट्रेशन आप कर पाते एक वक्त में। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें ऐड करूँगा हम, एक तो एक वक्त में एक काम, और दूसरा एक काम मुकम्मल करने के बाद दूसरा काम। यानी टास्क ए अगर आपने पकड़ा है तो टास्क ए कंप्लीट करके आपने टास्क बी में शिफ्ट होना है। मिसाल के तौर पे अगर मैच लगा हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, आप मैच देख रहे हैं, इंडिया ने बारी ले ली, अब बारी है पाकिस्तान की, लेकिन फ़ौरन तो नहीं ना मैच शुरू हो जाता, उसके बीच में गैप आता है, थोड़ा सा वक्फा होता है। अब आप वक्फे के दौरान पढ़ने बैठ जाते हैं, अब ध्यान तो वहीं पर रहेगा ना कि वो बारी पाकिस्तान की आने वाली, बार बार घड़ी देखेंगे, तो टास्क ए कंप्लीट नहीं हुआ, आपने टास्क बी में टांग करा दी। ये काम नहीं करना। एक वैसे मैच के हक में तो मैं बिल्कुल भी नहीं है, मैंने मिसाल ही दी है, मैच ना देखा करें, वैसे भी इसका ना दीन का फ़ायदा ना दुनिया का फ़ायदा। अच्छा, टास्क ए कंप्लीट करके आपने टास्क बी में शिफ्ट होना है, ठीक हो गया।
रिसर्चर्स ने ना एक रिसर्च की, उन्होंने कुछ लोगों को लिया, उन्हें 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 2 गिरोह बना दिए उनके, और उनको पजल सॉल्व करने के लिए दे दी उन्होंने। अब थोड़ी देर बाद ना, अभी दोनों ग्रुप्स की पजल्स कंप्लीट नहीं हुई थी, उन्होंने सॉल्व नहीं की थी। एक ग्रुप को उन्होंने पकड़ा और साथ ले गए, उन्होंने कहा जी हमने आपसे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस करवाने हैं। उन्होंने उनसे कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे। अब थोड़ी देर बाद दूसरे ग्रुप को उन्होंने पजल्स कंप्लीट करने दी। अब उस ग्रुप को लेके गए और वही लॉजिकल क्वेश्चंस फिर उन्होंने उस ग्रुप से किए। अब जो पहला वाला ग्रुप था ना, उसने कोई इतने बेहतर जवाब नहीं दिए, जो दूसरा ग्रुप था उसने बड़े बेहतरीन किस्म के जवाब दिए। जब रिसर्च की गई तो पता चला वो इस वजह से, क्योंकि उनके दिमाग में वो जो कंप्लीट टास्क नहीं ना किया था उन्होंने, जो अभी पजल सॉल्व नहीं की थी, उनके दिमाग में वही चल रही थी। इसी वजह से जब एक टास्क मुकम्मल नहीं होता तो हम दूसरे टास्क में टांग अड़ा लेते हैं ना, उसकी वजह से भी हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। अच्छा, और कई दफ़ा ना हमारे घर का एनवायरनमेंट भी ऐसा होता है जिसकी वजह से हम पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। यानी अगर घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, आप जब घर आते हैं तो आपका मूड ऑफ हो जाता है, नेगेटिव ख्यालात चलते रहते हैं, दिल ही नहीं करता कि घर में बंदा बैठे, दिल करता दोस्तों के साथ बाहर निकल जाए, फेसबुक इस्तेमाल कर लो, यानी घर का माहौल अच्छा नहीं होता आपके। अब इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मेरे नज़दीक जो इसकी सबसे अहम वजह है ना, वो ये वजह है कि हम दीन से बहुत दूर हो गए। सारी रात हम फिल्में ड्रामे देखते हैं, ठीक है ना, और सो जाते हैं, उसके बाद हमें फजर की नमाज़ की होश कोई नहीं होती। सारा घर सो रहा होता है, अजानें हो जाती हैं, नमाज निकल जाती है, टाइम निकल जाता है, सो रहे सारा घर। 12 बजे जो है वो उठ रहे हैं हम। कुरान पाक हमने खूबसूरत से गिलाफ में सजा के ऊपर रख दिया, पढ़ने का किसी को नहीं पता। तो बरकत कहाँ से आएगी भाई मेरे? 5 वक्त की नमाज़ पढ़े, सुबह उठे सारे घर वाले नमाज़ पढ़े, सूरतुल बकरा पढ़ा करें, आपके घर से शैतान भागे, आपके घर में बरकतें आएँ, ताकि सुकून रहे। आप सुकून होगा तो फिर जहाँ बैठ के पढ़ेंगे सुकून ही मिलेगा। कम से कम ये तो नहीं कि टेंशन में रहेंगे हर टाइम। नंबर 1 ये, और नंबर 2 कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि आपके घर का जो कमरा, जो रूम आपने सेलेक्ट किया होता है पढ़ने के लिए, वो ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे बच्चों का बहुत ज़्यादा आना जाना होता है। या मिसाल के तौर पे आपका घर मेन रोड पे है और रूम भी वो है जो बिल्कुल फ्रंट पे है, हर आने जाने वाली ट्रैफिक की आवाज़ आती है, उसकी वजह से भी आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते। अब इसमें 2-3 चीज़ें, एक तो अब जैसे जॉइंट फैमिली है जिसके बेचारे के पास रूम ही एक है और ऑप्शन ही कोई नहीं दूसरी, तो उसके लिए एक बेहतर ऑप्शन ये भी है लाइब्रेरी। आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हैं, छत पे भी पढ़ सकते हैं। ये मतलब सूट डिपेंड करता है, अगर आपको सूट करता है, आपकी छत का एनवायरनमेंट ऐसा है। वैसे मैं रूम होने के बावजूद भी मैं छत पे जाके पढ़ता होता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। सुबह मैंने किताब लेके छत पे चले रहना, वॉक करते रहना, साथ साथ पढ़ते रहना, मतलब जो चीज़ आपको सूट करती हो। मैं ये नहीं कहता अब जैसे बच्ची हैं, मैं कोई छत पर जाके पढ़ें, उस साइड पर पर्दे का कोई इंतजाम ही ना हो, तो यानी आपको जो चीज़ सूट करती है, जिस तरह का आपका माहौल है घर का, उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। एक और चीज़, अगर जॉइंट फैमिली भी है, रूम भी एक है, ऑप्शन कोई और दूसरा नहीं है, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि सुबह के टाइम स्टडी कर लें। रात को तो बच्चे शोर मचा रहे होते हैं, किसी ने टीवी लगाया था, कुछ हो रहा था, सुबह आप 6 बजे 5 बजे उठे, नमाज़ पढ़ें, उसके बाद आराम से बैठ के उसी रूम में पढ़ सकते हैं आप। मतलब ये भी ऑप्शन है आपके पास, अगर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। हाँ, अगर आपके पास एक से ज़्यादा रूम अवेलेबल है, उसमें फिर ज़ाहिरी बात है आपने वो रूम चूज़ करना है जहाँ पे बच्चों का आना जाना कम हो, डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें वहाँ ना हो, ठीक है। अब जब रूम में आपने जाना है तो 2 काम आपने करने हैं। कुछ चीज़ें वो हैं जो आपने रूम में लेकर जानी है, और कुछ चीज़ें वो है जो आपने रूम से बाहर छोड़ के जानी है। रूम से बाहर क्या छोड़ के जाना है? मोबाइल आपका लैपटॉप। अब मैं इस हक में नहीं हूँ कि ऑफ़ करके आप पास रख दो, पास भी ना रखो, कोशिश करें कि आप रूम से बाहर ही रखें ऐसी चीज़ों को, क्योंकि बार बार फिर ध्यान वहाँ जाता है, ठीक है। मोबाइल, लैपटॉप, हर ऐसी चीज़ जो डिस्ट्रैक्शन की वजह बन सकती है, वो आपने रूम से बाहर रखनी है। अब रूम के अंदर लेके क्या जाना है आपने? रूम में आपने अपना हर हेल्पिंग मटीरियल, मिसाल के तौर पे शॉर्ट हैंड कर रहे हैं तो पेंसिल, शार्पनर, जो चीज़ें आपको चाहिए, CSS कर रहे हैं, PMS कर रहे हैं, जो भी व्हाट्सओएवर जो आपका हेल्पिंग मटीरियल, आपको कोई खुलासा चाहिए, कोई जो भी चीज़ चाहिए, आपने हर ज़रूरत की चीज़ कमरे में लेके जानी है। अगर क्योंकि होता है ऐसा कि अगर आप कोई चीज़ भूल जाते हैं ना, फिर जब दौरान स्टडी आप उठ के बाहर जाते हैं ना, फिर आपका मूड ख़राब हो जाता है। मिसाल के तौर पे आप एक बुक बाहर भूल गए, खुलासा बाहर भूल गए, पढ़ते पढ़ते एकदम आपको याद आया, उसकी ज़रूरत महसूस हुई, आप उठ के जैसे ही बाहर गए हैं, अब TV लॉन में सारे बैठ के घर वाले मूवी देख रहे थे, और मूवी भी आपकी पसंदीदा है। अब बताएं वहाँ मूड ख़राब होगा कि नहीं? आप कहेंगे यार बाद में पढ़ लेंगे, पहले मूवी देख लें। जब रूम में चले गए, फिर रूम से बाहर नहीं तो कुंडी ला लेनी है। और दूसरी चीज़, आपके रूम का एनवायरनमेंट भी इंसानों वाला होना चाहिए। ये नहीं कि रूम में जाएं, एक तरफ कतरीना कैफ की तस्वीरें लगी हुई हैं, सामने देखो तो शाहिद अफरीदी की तस्वीरें लगी हैं, लेफ्ट देखते हैं तो शाहरुख खान की तस्वीरें लगी हैं। अब जनाब साहब पढ़ने लगे हैं, एक क्वेश्चन याद किया है, कतरीना कैफ की पिक्चर की तरफ नज़र पड़ गई। अब वो दुआ कर रहा है, या अल्लाह बेहतरीन नौकरी और कतरीना जैसी छोकरी ता फरमा है। अब थोड़ी देर बाद फिर एक क्वेश्चन याद किया, फिर जनाब शाहिद अफरीदी की पिक्चर पे नज़र पड़ गई। अब उसको याद आ गया आज तो इंडिया पाकिस्तान का मैच था, अब ये किताब पढ़ी है, लै जी काका चला फरनास से, वो जाके मैच देखने लग गया। यानी हर चीज़
जो आपका ध्यान बटाए, डिस्ट्रैक्शन की वजह बने। ये देखें ना, ये असर तो करती है ना, जब आप देखते हैं ध्यान इधर उधर जाता कि नहीं जाता। हाँ, कायदे आज़म की पिक्चर लगी हो, आप देखें तो आपको याद आए कायदे आज़म ने क्या कहा था, काम काम काम, ठीक है ना। तो माहौल थोड़ा सा एनवायरनमेंट जो है वो रूम का इंसानों वाला होना चाहिए। नेक्स्ट आपने कोशिश करनी है कि टाइम टेबल बना के पढ़ें। अच्छा, सारी चीज़ें बताता हूँ, कुछ नोट भी किया करें, ऐसे सारी भूल जाती हैं। यहाँ पे जब वीडियो अपलोड होगी तो नोट कर लिया करें हर चीज़ें, वैसे भूल जाती हैं, याद नहीं रहती। ये सारी आपके लिए मैंने चुन के चीज़ें निकाली हैं। अच्छा, टाइम टेबल सेट कर लेना है। अब टाइम टेबल इसलिए सेट करना है क्योंकि हम क्या करते हैं, हम मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं ना, हम कहते हैं कि बस ये दोस्त से चैट ख़त्म होती है ना तो फिर मैं पढ़ लेता हूँ, ये मैच जैसे ही ख़त्म होता है ना फिर मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है, ये बस मैं खाना खा लूँ, ये दोस्तों के साथ बाइक से घूमा हूँ तो फिर पढ़ लेता हूँ। और यही सोचते सोचते सारा दिन निकल जाता है, पढ़ने का टाइम कोई नहीं आता, क्योंकि टाइम टेबल सेटिंग नहीं ना है आपका। अगर टाइम टेबल सेट है, आपको पता है कि मैंने रात को 10 बजे बैठ के पढ़ना है, तो फिर 10 का मतलब 10 है, उस 10 से पहले आपने अपना हर काम कंप्लीट कर लेना है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और, अपने टाइम को ना ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना है आपने। फॉर एग्जांपल, अब जैसे मैंने आपको इतनी ज़्यादा टिप्स दी हैं, अब आप कल से जाके इस पर अमल करते हैं जी। आप कहते हैं मोबाइल लैपटॉप सब चीज़ें साइड पे, अब मैंने पढ़ना है जनाब पूरे फोकस के साथ, ठीक है ना, डीप स्टडी करनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक वर्क होता है डीप वर्क और एक होता है शैलो वर्क। डीप वर्क वो होता है जिसमें आप डिस्ट्रैक्शन वाली हर चीज़ को अपने आप से दूर रखते हैं, मोबाइल लैपटॉप जो भी चीज़ आपकी तवज्जो हटाती है आप उसको अपने से दूर रखते हैं। शैलो वर्क वो होता है जिसमें आप डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, साथ में आप पढ़ रहे होते हैं, जैसे हम लोग करते हैं। और आज के दौर में कामयाब वही बंदा है जो डीप स्टडी करना जानता है। वही रिसर्च के मुताबिक ये रिसर्च सामने आई है कि वो बंदा कामयाब है जो डीप स्टडी करना जानता है, यानी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें सब दूर। और आप कभी गौर कीजिएगा, जो लोग वो शैलो वर्क करते हैं ना, वो 14-14 घंटे भी पढ़ते हैं ना तो प्रोडक्टिविटी कोई नहीं होती। पर 14 घंटे लिया और अगर आप उसमें से नोट करेंगे तो काम के जो 2 घंटे निकलते हैं जिसमें आपने डीप स्टडी की होती है। तो जिसको डीप स्टडी करने की आदत होती है ना, वो 14 घंटे का काम भी 7 घंटे में कर लेता है, क्योंकि वो हर डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ को अपने से दूर रखता है। तो एक तो ये ग्रेजुअली आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल, अब जैसे मैंने आपको कहा, मैं ये आपको कहूँ कल जाके आपने 5 घंटे डीप स्टडी करनी है, तो सीधे मरना ले होगे। 10 मिनट तो मोबाइल से दूर रह नहीं सकते, तो एक दिन में 5 घंटे के लिए मोबाइल छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। ग्रेजुअली घंटा सेट करें, घंटा पर डीप स्टडी करें, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, घंटा तो पार ही लेंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता उसको 15-15 या 20-20 मिनट तो आधा घंटा उसको इंक्रीज़ करते रहे, ठीक है ना। हफ्ते बाद फिर 1 घंटा बढ़ा दिया या आधा घंटा बढ़ा दिया, इस तरह करते करते एकदम तो नहीं ना, बच्चा जब पैदा होता है तो एकदम उठ के भागने तो नहीं लग जाता, आहिस्ता आहिस्ता ही है ना, माँ उसको हाथ पकड़े प्रैक्टिस कराती है, तो थोड़ी थोड़ी आपने ग्रेजुअली टाइम को इंक्रीज़ करना है। अच्छा, अब जब आपको आदत हो गई है 5 से 6 घंटे 7 घंटे आप डीप स्टडी कर लेते हैं, अब आपने क्या काम करना है, अब कभी भी टाइम टेबल फिक्स नहीं करना। ये बड़ी मैं आपको पॉइंट की बात बताने लगूँ। हम क्या करते हैं कि 10 बजे से लेके 12 बजे तक मैंने पढ़ना है, और जब ये हम 2 घंटे का मैंने एग्जांपल दिया, जैसे आप 5 घंटे भी सेट कर सकते, जो भी व्हाट्सएवर, आपने कहा जी मैंने 10 बजे से लेके 12 बजे तक पढ़ना है। अब होता क्या है, जब हम टाइम फिक्स कर लेते हैं ना, फिर हर 5 मिनट बाद घड़ी देख रहे हैं, हर 5 मिनट बाद घड़ी देख रहे हैं। और मज़ेदार बात है, अगर 2 घंटे पढ़ना होता है ना, 15-20 मिनट घड़ी देखने में गुजार देते हैं, और जब 2 घंटे पढ़ के उठते हैं फिर बड़े ऐसे चौड़े हो गए, कहते हैं मैंने 2 घंटे पढ़ा और एक भी क्वेश्चन याद नहीं किया होता, प्रोडक्टिविटी कोई नहीं, पढ़ा 2 घंटे है। और इसके बरक्स अगर आप ये सेट करते हैं कि मैंने एक चैप्टर पढ़ के उठना है, मैंने 3 क्वेश्चंस कंप्लीट करके उठने हैं, मैंने हाफ चैप्टर कंप्लीट करके उठना है, तो फिर आपके माइंड को भी पता होता है कि पुत्र ऐप करना है तो फिर ही जान छुड़नी है, क्योंकि आपने टाइम तो नहीं ना, टाइम की कैद तो नहीं लगाई, आपने तो चैप्टर फिक्स किया कि मैंने एक चैप्टर पढ़ के उठना है। फिर आपके माइंड को पता होगा कि भाई जितनी जल्दी कर लूँगा उतनी जल्दी मेरी जान छूट जाएगी, जितना इधर उधर ध्यान दूंगा टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर कंसंट्रेशन बनी रहेगी। अच्छा, नेक्स्ट जो आपने करना है ना काम, कंसंट्रेट करने की प्रैक्टिस करें। देखिए, जब आप अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों पे कंसंट्रेट करने की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो जब कल को बड़े चैलेंजेस आते हैं ना, वो आपको फेस करना इजी हो जाता है। मिसाल के तौर पे आप पानी पी रहे हैं, जैसे अभी मैंने पानी पिया, तो आपका पूरा फोकस उस पानी के गिलास पे होना चाहिए, ना कि आप साथ में टीवी देख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आप किसी से डिस्कशन कर रहे हैं तो उस पर्सन की तरफ आपकी तवज्जो होनी चाहिए, ना कि आप साथ में मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, आपकी सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस 5 वक्त नमाज में होती है। आप जब नमाज़ पढ़ने लगते हो, शैतान आता है ना फिर वसवसे डालने, याद आना शुरू होता है किस से पैसे लेने हैं, आता है यार। और मज़ेदार बात है, शैतान भी बड़ा तेज़ है, वो ऐ याद कराता पैसे लेने कि देखो नहीं, ऐ नहीं याद कराता देने कि देने तो वो एक प्रैक्टिस होती है, जब आप नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, ध्यान इधर उधर जाता है, फिर आप पूरा फोकस करते हैं कि मेरा अल्लाह देख रहा है,
फिर अगर आपकी तवज्जो भटकती है, फिर आप कोशिश करते हैं मैं अपनी कंसंट्रेशन पूरी करूँ, मेरा रब देख रहा है, होता है ये भी आपकी एक प्रैक्टिस है। तो जब आप छोटी छोटी चीज़ों पे प्रैक्टिस करते हैं इससे कंसंट्रेशन करने की, तो कल को जब आप PMS करते हैं, CSS करते हैं, या ऐसी कोई फील्ड सेलेक्ट करते हैं, या ऐसी कोई स्टडी प्लान में जाते हैं आप कि जिसके लिए आपको डीप स्टडी की ज़रूरत है, 8-8 10-10 घंटे आपने पढ़ना है, तो जब छोटी छोटी चीज़ों पे प्रैक्टिस की होगी तो बड़ी चीज़ों को टैकल करना ईजी हो जाएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट आपने कोशिश करनी है कि अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करें। देखिए जिसकी हेल्दी बॉडी होती है ना, वो हर काम में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है, वरना फिर वही हाल होता है ब्रैलर मुर्गी वाला है। फिर लोग कहते हैं अरे को तो उठे नहीं जाता, सानू की जानते नहीं है, तो फिर आपके बारे में यही कहेंगे उससे तो उठा नहीं जा रहा, हमें क्या उठाएगा। यानी अपनी सेहत का ख्याल रखना है, ठीक है ना। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करें, फ्रूट यूज़ किया करें, मीठे से बचा करें, सुस्ती पैदा करता है। और दूसरा, नींद पूरी किया करें। अच्छा, ये हमारे यहाँ बड़ा गलत कंसेप्ट है रात 2-2 बजे तक बैठ के पढ़ने का, 2-2 3-3 बजे तक बैठ के पढ़ते हैं, फिर सुबह ना दोस्तों में फ़ख्र से कह रहे होते हैं कि मैं रात 2-2 बजे तक पढ़ता हूँ। अब साइंस ने जो रिसर्च की है ना, वो कहते हैं कि जब आप लेट नाइट पढ़ते हैं ना और जब आपकी नींद पूरी नहीं होती तो कंसंट्रेशन करने का जो लेवल है ना वो आपका कम हो जाता है, आपका माइंड फोकस नहीं पकड़ता। और हम लोग की तो ये हालत है, नींद आ रही होगी ना, सोना नहीं, चाय पी लेंगे, फिर मुंह धोएंगे जाके, हैं टेप ला लेनी पवे अखा कि अखा बंद ना ये, लेकिन पढ़ते रहना हमने, क्या फ़ायदा है। कभी आप गौर कीजिएगा, आपको नींद आई हो ना, आप फिर भी ज़बरदस्ती पढ़ रहे हैं, जो आपने याद किया होगा ना सुबह उठेंगे भूला होगा सारा, कभी नोट करके देखें, नहीं याद होता आपको। तो सुबह का ऑप्शन, सुबह का टाइम तो बेहतरीन है ना, सुबह के टाइम में बरकत ही बड़ी है। कोशिश तो करें कि ज़्यादातर आप सुबह के टाइम ही पढ़ा करें, रात को ना पढ़ा करें। सुबह के टाइम में बरकत होती है, आराम से बंदा कंसंट्रेट कर पाता है। नेक्स्ट जो है वो कोशिश किया करें ग्रुप स्टडी किया करें। एक तो ये सहाबा की सुन्नत भी है, जो सहाबा थे ना वो ग्रुप स्टडी करते होते थे, ग्रुप में पढ़ते होते थे, ग्रुप बना के। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि कई दफ़ा आप जब पढ़ रहे होते हैं तो कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती, तो जब दोस्त अवेलेबल हो ना साथ, तो फिर बंदा किसी से पूछ के समझ के आगे चल पड़ता है। वरना अकेले आप सिर खपाई करते हो, नहीं समझ आता, फिर डिसहार्ट होकर छोड़ के बैठ जाते हो, कल जाएंगे सर से पूछ लेंगे जाके, वो उस टाइम मौके पर आप कट ऑफ हो गए, आपकी कंसंट्रेशन हट गई, आपने पढ़ना छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे मैं बात वही करूँगा जैसे मैं हर वक्त कहता हूँ कि अच्छे दोस्त, पढ़ने लिखने वाले, जिनके साथ आप बैठे तो आपको मोटिवेशन मिले, आपका दिल करे पढ़ने को। ये नहीं कि घर में 2 घंटे पढ़ लेते थे, लेकिन जिस दोस्त के साथ ग्रुप बना के पढ़ने बैठे हैं वो आधा घंटा पढ़ा हुआ कि आ जाए यार घूमने फिरने चले, ऐसा दोस्त नहीं होना चाहिए। अच्छा दोस्त होना चाहिए, ठीक है ना, जिसके साथ बैठ के आपको पढ़ने का दिल करे, कंपटीशन हो, ठीक है ना, खुद ब खुद आपका दिल ललचाए कि यार मैंने पढ़ना है। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारा टॉपिक जो आज का था, दुनिया की बात तो बड़ी कर ली, अब थोड़ी सी आखिरत के वाले से भी बात कर लें। अब जैसे मैंने पहले आपको कहा कि गोल सेट करके आपने स्टडी करनी है, फोकस अच्छा रहता है, तो मुझे ये बताएं कि एक मुसलमान का असल गोल क्या होना चाहिए? अल्लाह को राज़ी करना। और हमारा असल गोल क्या बना हुआ है आजकल? हमने अपना गोल बनाया हुआ है कि हमने अपना फ्यूचर ब्राइट करना है। ये आजकल बड़ा कंसेप्ट है जी, फ्यूचर ब्राइट करना है। मैं आपको ये नहीं कहता फ्यूचर ब्राइट ना करो, करो, इस्लाम इजाज़त देता है, लेकिन फ्यूचर के अंदर इतना ना घुस जाओ, दुनिया में इतना ना घुस जाओ कि आप इस चीज़ को भूल जाओ कि मैंने अपनी आखिरत को, अपनी कब्र को भी ब्राइट करना है। इस फ्यूचर ब्राइट के चक्कर में हम अपने घर वालों को छोड़ने के लिए तैयार हैं, अपना वतन छोड़ने के लिए तैयार है, अपने अजीज़ों कारिब सबको छोड़ने के लिए तैयार है। मकसद है कि पैसे आने चाहिए। हम अपना शेड्यूल उठा के अगर देखें तो हमारे शेड्यूल में सुबह का ब्रेकफास्ट शामिल है, दोपहर का लंच है, डिनर का टाइम भी शामिल है, स्कूल जाने का टाइम शामिल है, कॉलेज जाने का, यूनिवर्सिटी जाने का, ऑफिस जाने का, हर किस्म का टाइम शामिल है उसके अंदर। दोस्तों से गपशप किस टाइम लगानी है, रात को बैठ के टीवी किस टाइम देखना है, हर चीज़ उसके अंदर में आपने अपने टाइम शेड्यूल सेट किया हुआ है। लेकिन उसमें नमाज का वक्त कहाँ गया उस शेड्यूल में? कुरान पाक पढ़ने का वक्त उसमें कहाँ है? दुरूद पाक पढ़ने का वक्त कहाँ है? आपने कभी गौर किया, आप जब मोबाइल का पैकेज ख़त्म होने लगता है तो आपको एक मैसेज आता है कंपनी की तरफ से, क्या मैसेज आता है? पैकेज करवा लेने, हाँ इस तरह ही आता है, मैसेज आ जाता है। लाइफ में आपको ऐसा कोई मैसेज नहीं आएगा, ठीक है ना, कि आपकी 50 साल ज़िंदगी थी, 45 आपने जी ली है, 5 साल रह गए तैयारी कर लो। ना आपको ये मैसेज आएगा कि 3 दिन रह गए मरने में तौबा कर लो, कोई मैसेज नहीं आएगा। जो आपको टाइम अल्लाह ताला ने दिया है, इसी टाइम के अंदर रहते हुए आपने अपनी दुनिया भी संवारनी है और अपनी आखिरत भी संवारनी है। तो अपना फ्यूचर ब्राइट ज़रूर करें, लेकिन साथ कब्र को ब्राइट करने के ऊपर भी ध्यान दें। अच्छा, मोटिवेशनल लेक्चर बड़े सुनते हैं, मोटिवेशनल लेक्चर्स भी सुनते हैं, उसके अलावा बुक्स भी रीड करते हैं, वीडियोस वगैरह भी देखते हैं, सेशन भी जैसे अटेंड कर रहे हैं सेशन भी अटेंड करते हैं, लेकिन इंसान के बच्चे फिर भी नहीं बनते। क्या वजह है? चेंज हमारी लाइफ में कोई नहीं आता, यहाँ से उठ के रहेंगे फिर वही काम शुरू हो जाएंगे। क्या वजह है? इम्प्लीमेंट नहीं करते इसको। लेकिन बेहतरीन इंसान ना बेहतरीन अमल से पहचाना जाता है। आप जितनी मर्जी बातें सुन लें उसका कोई असर नहीं है जब तक आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो इम्प्लीमेंट करना सीखें। अच्छा, एक चीज़ मैं बीच में से मिस कर गया था, वो भी मैं आपसे शेयर करूं कि जो नाकामी का खौफ है ना,
वो भी आपकी कंसंट्रेशन, आपको कंसंट्रेट नहीं करने देता स्टडी के ऊपर। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारे अंदर खौफ पैदा होना शुरू होता है, वो फेल हो गया तो फिर क्या होगा, नंबर कम हो गए तो बड़ी इंसल्ट होगी, घर से भी इंसल्ट होगी, रिलेटिव्स भी इंसल्ट करेंगे। ये जो नाकामी का खौफ है ना, ये आपकी सलाहियतों को वैसे ही खा जाता है। कभी आप नोट कीजिएगा, शेर जो है उसके भागने की रफ्तार कितनी होती है, 60 किलोमीटर फ़ी घंटा, और हिरनी की होती है 85 किलोमीटर, 85 किलोमीटर फ़ी घंटा। लेकिन फिर भी देख लें, शेर हिरन का शिकार कर लेता है। क्या वजह होती है, हिरन का खौफ। उसे लगता है कि शेर मुझे पकड़ लेगा, ये मुझसे ज़्यादा तेज़ भागता है, हालांकि तेज़ रफ्तार वो है। क्या वजह होती है, जब वो भाग रहा होता है ना हिरन, तो वो बार बार मुड़ के पीछे देखता है। आप कभी नेशनल जियोग्राफिक चैनल पे देखें, जब हिरन भाग रहा है पीछे शेर उसके लगा हुआ है, तो हिरन बार बार पीछे मुड़ के देखता है कि मेरे करीब तो नहीं पहुंच गया। तो जब वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहा होता है ना, तो उसकी रफ्तार कम हो जाती है, जिसकी वजह से शेर उसको पकड़ लेता है। तो जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं, हमारा ध्यान भी उधर ही जाता है, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो गया, फिर क्या होगा, इतनी अच्छी तैयारी तो मेरी है ही नहीं। जब ये सारी चीज़ें सोचते हैं, फिर कंसंट्रेशन लेवल नीचे आ जाता है। जब इंसान पैदा होता है ना, तो उसके साथ दो भेड़िए पैदा होते हैं। एक होता है उम्मीद का भेड़िया, और दूसरा होता है नाकामी का भेड़िया। एक यकीन का होता है, उम्मीद का होता है, और एक नाकामी का। और ये आपके साथ पैदा होते हैं, आपके साथ ही परवान चढ़ते हैं, फलते फूलते हैं, बड़े होते हैं, और जब आप मरते हैं फिर ये आपके साथ मर जाते हैं। लेकिन ये दोनों भेड़िए सारी ज़िंदगी आपस में लड़ते रहते हैं। और जीतता कौन था भेड़िया? वो भेड़िया जीतता है जिसको आप खाते पिलाते हैं, जिसकी आप परवरिश करते हैं, जिसको आप मजबूत बनाते हैं। और मजबूत कैसे बनाया जाता है? जिस भेड़िए के बारे में आप सोचते हैं ज़्यादा। यानी अगर आप बार बार ये सोच रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, 10 दिन रह गए पेपर में, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, जब इस तरह के नेगेटिव ख्याल आपके माइंड में आएंगे, तो वो आपका जो नाउमीदी का भेड़िया है वो मजबूत होता जा रहा है। और अगर आप ये सोचते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, आपको पता है कि नहीं यार अल्लाह बेहतर करेगा, इतनी बुरी तैयारी भी नहीं है, बेहतर होगा इंशाल्लाह ताला, पूरी उम्मीद है, तो फिर आप जो कामयाबी का भेड़िया, यकीन का भेड़िया, उसको आप मजबूत कर रहे होते हैं, तो उसको खुराक दे रहे होते हैं आप। तो कोशिश ये करनी है कि जो नाकामी का भेड़िया ना आपका, उसके बारे में सोचना छोड़ दें, उसको भूखा मार दें, और जो कामयाबी है उसके बारे में सोचें, उस भेड़िए को मजबूत बनाएं, ताकि वो आपके नाकामी के भेड़िए को चीर फाड़ के रख दे। और लास्ट बात क्या है कि मैं सेशन को ख़त्म करूँगा, कि जो कामयाबी है ना, वो नमाज से शुरू होती है और वालिदैन के अदब पे ख़त्म होती है। तो इसलिए 5 वक्त की नमाज अदा करें और वालिदैन की खिदमत करें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। चाहिए हो? हाँ, मुर्तज़ा कहाँ गया? मुर्तज़ा कहाँ गया? दुआ ठीक है, ठीक बात ऑन। माइक शादी माइक का बटन बंद हो गया, नीचे वाला, बस हमारा यहाँ आना इस काम के लिए हम आए हैं, इससे सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इस सेशन में अगर हमसे कोई गलती हुई, यकीनन हुई, हमारे लम्हात गफलत में गुजरे, या अल्लाह उन लम्हात को मुआफ़ फरमा, और या अल्लाह हमें अपनी फरमा बरदारी करने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा, हमें ऐसा बंदा बना दे कि हम तुझे और तेरे रसूल को पसंद आ जाए। या इलाहुल आलमीन रमज़ान करीम की आमद है, या अल्लाह हमें पक्की सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमा, और या अल्लाह हमारे दिलों को रमज़ानुल मुबारक के फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन इस वक्त आलम इस्लाम में बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है, बिलखुसूस कश्मीर, शाम, फ़लस्तीन, इराक, बर्मा, और या इलाहुल आलमीन फ़लस्तीन के जो मज़लूम मुसलमान हैं, या अल्लाह उनकी गैबी मदद फरमा। या अल्लाह हमें और तमाम आलम इस्लाम को आका अलैहिस्सलाम के बाअदब हुक्मरान नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन हम सब की जायज़ नेक हाजात को पूरा फरमा। या अल्लाह हम सब की तरफ से हमें ऐसा बना दे कि हम अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बन जाए। या इलाहुल आलमीन जो मांग सके वो भी अता फरमा, जो ना मांग सके हमारे हाथ में बेहतर है वो भी अता फरमा। या अल्लाह हमारे लिए सब भलाइयों के लिए सब भलाइयाँ हमारे मुकद्दर नसीब फरमा दे। या इलाहुल आलमीन बिलखुसूस उस्मान भाई जो